नमस्कार, मैं प्रशांत भारद्वाज आपके सामने फिर PYM चैनल के माध्यम से पंचतंत्र संस्कृत भाषा का वह ग्रंथ है, वह रत्न है जिसे पिछले लगभग 2000 वर्षों से समूचे विश्व के असंख्य लोगों ने अपनी अपनी भाषा में पढ़ा है और इसका लाभ उठाया है। केवल यही एक तथ्य है जिसे इस ग्रंथ की प्रामाणिकता, लोकप्रियता और विश्वसनीयता के महत्व को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। इस ग्रंथ की रचना 5 तंत्रों 5 अध्यायों में हुई है, इसीलिए इसका नाम पंचतंत्र रखा गया। इस ग्रंथ के रचनाकार अपनी इस रचना के उद्देश्य को शब्दों में व्यक्त करते हैं। कथा छलेन वाला नाम नीति स्तदिहि कथ्यते, अर्थात वह रोचक कथाओं के माध्यम से अबोध बालकों को राजनीति, लोक व्यवहार की शिक्षा देकर उन्हें उस विषय में पंडित बनाना चाहते हैं। वह भली प्रकार जानते हैं मनुष्य को किस्से कहानियों से अधिक रोचक और कुछ भी नहीं लगता। विशेषकर छोटे बालकों को तो कहानियाँ सुनने में इतना आनंद आता है कि वे रात को अपनी दादा दादी, नाना नानी अथवा माता पिता से बिना कोई कहानी सुने सो ही नहीं सकते। इसका कारण यह है कि बाल्यावस्था में जिज्ञासा अपनी चरम अवस्था पर होती है और जिस कथा अथवा कहानी में जिज्ञासा अधिक होती है उसकी रोचकता भी उतनी ही अधिक होती है। बालक सब कुछ यथाशीघ्र जान लेना चाहते हैं और इन कहानियों की लोकप्रियता उन्हें वह सब सिखा देती है जिसका प्रभाव उनके संपूर्ण जीवन पर अपनी अमिट छाप छोड़ जाता है। पंचतंत्र की कहानियाँ अपने आप में हैं ही इतनी रोचक और प्रभावशाली कि बच्चे तो क्या, इन्हें सुनने और पढ़ने के लिए बड़े बूढ़े भी लालायित रहते हैं। यह ग्रंथ पूरे विश्व में अपना उदाहरण अपने आप में ही है, क्योंकि केवल इसी ग्रंथ में कहानी में से कहानी, फिर उस कहानी में से अन्य कहानी और फिर अन्य कहानी में से अन्य कहानी निकलती ही जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि पूरे विश्व में बड़े से बड़े लेखक भी इस कहानियों का मुकाबला नहीं कर सके। ज्ञान का जो भंडार महाभारत, रामायण, मनुस्मृति अथवा चाणक्य के अर्थशास्त्र जैसी भारी भरकम किताबों या ग्रंथों में मिलता है, उससे भी कहीं अधिक ज्ञान अत्यंत सरल, सहज, बोधगम्य भाषा में पंचतंत्र में मिल जाता है। उन महाग्रंथों को पढ़ने समझने के लिए दीर्घकाल की आवश्यकता होती है, दीर्घकाल की उपेक्षा भी की जाती है, जबकि पंचतंत्र की कहानियों सब कुछ चुटकी बजाते ही स्पष्ट कर देती हैं। समस्या कोई भी हो और कैसी भी क्यों ना हो, पंचतंत्र में उसका समाधान अवश्य ही मिल जाता है। आज तो सरकारें भी अपने कर्मचारियों, अधिकारियों को पंचतंत्र का अध्ययन करने की सलाह देती हैं ताकि वे भी किसी कठिन समस्या को हल करने के लिए पंचतंत्र से सहायता ले सकें। तनिक विचार कीजिए, क्या कोई आधुनिक शिक्षक यह प्रतिज्ञा कर सकता है कि मैं मात्र 6 महीनों की अवधि में मूर्ख बालकों को राजनीति जैसे विषय का कुशल वेत्ता, व्यवहारिक ज्ञान में निपुण बना दूंगा, और यदि ना बना सका तो अपने इस कलंकित मुख को दिखाने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। जी हाँ, यह उद्घोष इस ग्रंथ के रचयिता 80 वर्ष के बूढ़े आचार्य विष्णु शर्मा ने दक्षिण भारत में स्थित महिला रोप्य नामक नगर के राजा अमर सिंह की राज्यसभा में किया था और उसे सत्य सिद्ध कर दिखाया। पंचतंत्र राजनीति शास्त्र के पूर्ववर्ती अनेक लब्ध प्रतिष्ठित विद्वानों की ज्ञान अज्ञात रचनाओं के सार तत्व का अनमोल संग्रह है, जिसका आधार अत्यधिक सुदृढ़ एवं पूर्णता परिपुष्ट है, जिसकी विषय सामग्री पूर्णता प्रमाणित एवं व्यवहारिक है।
इस ग्रंथ की महिमा और उपयोगिता स्वतः सिद्ध हो जाती है। तो आइए सुनते हैं, शुरू करते हैं पंचतंत्र की कहानी की शुरुआत। कहा जाता है कि भारत के दक्षिण में स्थित महिलारोप्य नाम की एक प्रसिद्ध नगरी थी, जो किसी राज्य की राजधानी थी, जहां का राजा अत्यंत प्रचंड प्रतापी अमर सिंह था, जो सभी कलाओं का मर्मज्ञ, विनम्र और उदार भी था। राजा अमर सिंह के 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति थे, जो दुर्भाग्यवश इतने मूर्ख थे कि राज्य का उत्तराधिकारी बनाने के योग्य भी न थे। इस कारण राजा अमर सिंह अत्यंत चिंतित रहा करता था। विशाल राज्य का अधिपति होने पर भी राजा का मन अशांत था। एक दिन राजा अमर सिंह ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर उन्हें अपनी चिंता से अवगत कराया और उनसे कहा, आप सब मेरे और मेरे राज्य के शुभचिंतक हैं और आपको पता है कि मेरे तीनों के तीनों पुत्र अविवेकी, बुद्धिहीन हैं। इसलिए मेरी रातों की नींद और दिन का चैन उड़ गया है। अपने नीतिकारों को यह वचन तो सुना ही होगा। कुछ देर के उपरांत राजा अमर सिंह ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या मेरे तीनों पुत्र जो अयोग्य हैं गुणवान नहीं बन सकते? क्या मेरे राज्य में कोई ऐसा समर्थ ब्राह्मण या शिक्षक नहीं है जो मेरे बेटों को शिक्षित बना सके? यह सुनकर सभी मंत्री चिंता में पड़ गए। तभी उनमें से एक मंत्री बोला, महाराज, ज्ञान तो अनंत और असीम है, परंतु उसे सीखने के लिए समय की अपेक्षा तो होती है। देखिए ना, व्याकरण के शिक्षण के लिए 12 वर्षों की अवधि अपेक्षित कही जाती है और इसके लिए मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र ग्रंथों और चाणक्य नीति जैसे अर्थशास्त्र के ग्रंथों तथा वात्सायन आदि द्वारा प्रणीत कामशास्त्र संबंधी ग्रंथों की जानकारी के लिए समय तो चाहिए ही। राजा उदास हो गया, हताश हो गया एवं व्यथित हो गया। उसको ऐसा देखकर सुमति नामक मंत्री बोला, महाराज, मैं अपने साथी के मतवे का खंडन तो नहीं करता, क्योंकि यह सत्य है, शास्त्र अनंत और असीम हैं और उनकी जानकारी के लिए बहुत अधिक समय चाहिए, किंतु आपके बालकों को योग्य बनाने के लिए कोई सरल उपाय ढूंढना पड़ेगा। महाराज बोले कि तो उस उपाय को ढूंढो, मुझे बताओ। तब वह मंत्री ने बोला, हमारे राज्य में एक विष्णु शर्मा नामक विद्वान शिक्षक हैं, जो संपूर्ण विद्याओं और शास्त्रों के ज्ञाता हैं। यदि आप आचार्य विष्णु शर्मा से सहमत कर सकें तो उन्हें अपने पुत्र सौंप दें। वे निश्चित ही आपके पुत्रों को विद्वान बनाकर आपको भयमुक्त, चिंता मुक्त कर देंगे। राजा अमर सिंह को अपने मंत्री सुमति की बात डूबते को तिनके के सहारे के समान लगी। उन्होंने तुरंत ही आचार्य विष्णु शर्मा को ससम्मान बुला लाने का संदेश दिया। आचार्य विष्णु शर्मा के आने पर राजा ने उनका स्वागत किया, सत्कार किया और फिर विनम्र, मधुर और याचक के स्वर में उनसे निवेदन किया कि आदरणीय महोदय, यदि आप मेरे इन तीनों मूर्ख पुत्रों को शिक्षित बनाने की कृपा करेंगे तो मैं पुरस्कार के रूप में आपको 100 गांव का अधिकार सौंप दूंगा। प्रत्युत्तर में आचार्य विष्णु शर्मा ने कहा, राजन, आप मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन देने की चेष्टा ना करें। मेरे जीवन में भोग विलास का कोई स्थान नहीं रह गया और मैं अपनी विद्या को बेचने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। हाँ, आपके दुख से दुखी होकर आपकी प्रार्थना को तो स्वीकार करता हूँ, परंतु आपकी प्रलोभन को नहीं। मैं आपकी सभा में आपके तीनों बेटों को 6 महीने में कुशल राजनीतिज्ञ, व्यवहारिक ज्ञान में सिद्धहस्त बनाने की घोषणा करता हूं और यह प्रतिज्ञा करता हूं, यदि इन 6 महीनों में
मैं अपने उद्देश्य में सफल ना हुआ तो अपना मुंह दिखाने के लिए जीवित नहीं रहूंगा। इस उद्घोष के उपरांत आचार्य विष्णु शर्मा ने राजा से कहा, महाराज अब आप आज के दिन से गिनती आरंभ कर दीजिए। इस प्रकार का उद्घोष, इस प्रकार का अचंभा, ऐसा भी शिक्षक हो सकता है? और इस वृद्ध ब्राह्मण को 6 मास की अवधि दीजिए, यथा समय परिणाम आपके सामने आ जाएगा। आचार्य विष्णु की इस प्रतिज्ञा को असंभव जानकर भी राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पुत्रों को उसको सौंप दिया। सभी उपस्थित लोग अत्यधिक विस्मित हो गए, वृद्ध ब्राह्मण के वचन का स्वागत किया और राजा को उसके लिए बधाई दी। राजा ने भी आचार्य विष्णु शर्मा के प्रति आभार प्रकट किया, उनका यथोचित अभिवादन किया, अभिनंदन किया, उनके चरणों को स्पर्श किया और अपने तीनों पुत्र उनके हाथों में सौंप दिए। इससे राजा को चिंता से मुक्ति प्राप्त हुई। आचार्य विष्णु शर्मा राजकुमारों को अपने साथ अपने आवास पर ले आए और उनके सुविधाजनक निवास और भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। उसके उपरांत उन्होंने राजकुमारों को सुशिक्षित बनाने के लिए ग्रंथ की, जिसका नाम पंचतंत्र है, की रचना की, जिसमें 5 तंत्र हैं। मैं आपको पहले भाग में बता चुका हूँ। मित्र भेद, इस अध्याय में शत्रु के मित्रों में फूट डालने, उन्हें आपस में लड़ाने तथा शत्रु को क्षीण बनाने के उपायों का वर्णन किया गया है। दूसरा, मित्र संप्राप्ति। इस अध्याय में अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए उपयोगी व्यक्तियों को मित्र बनाने और उनके साथ मित्रता निभाने की विभिन्न उपायों का वर्णन किया गया है। तीसरा, काकोलुक्य। इस अध्याय में शत्रु के साथ परिस्थितिवश मैत्री संबंध स्थापित हो जाने पर भी उस पर अंधविश्वास न करके उससे सावधान रहने और गुप्तचरों की भूमिका के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। चौथा है लब्ध प्रणासम। इस अध्याय में, इस तंत्र में शत्रु की विजय को मिट्टी में मिलाने के उपायों का वर्णन किया गया है। 5वां तंत्र है अपरीक्षित कारकम। इस अध्याय में ऊंच नीच व हानि लाभ आदि की भली प्रकार समीक्षा किए बिना किसी काम में हाथ डालने से पहले उस पर ध्यान पूर्वक मनन चिंतन करने योग्य साधनों का वर्णन किया गया है। पंचतंत्र की रचना करके आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आचार्य जी की अध्यापन शैली के कारण राजकुमार भी मन लगाकर पढ़ने लगे, अध्ययन करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप आचार्य विष्णु शर्मा की प्रतिज्ञा सत्य सिद्ध हुई और तीनों राजकुमार 6 महीनों में ही नीति निपुण और बुद्धिमान बन गए। इसीलिए पंचतंत्र को बालकों के लिए लोक व्यवहार में प्रशिक्षित करने के लिए आदर्श ग्रंथ मान लिया गया और ग्रंथ की प्रशंसा में कहा गया ये वचन सत्य सिद्ध हुआ। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइए। मैं आपके साथ पंचतंत्र की कहानियों के भागों को लेकर आता रहूँगा। आज मैंने पंचतंत्र कहानी की शुरुआत के कुछ सार बताए कि पंचतंत्र कहानी को लिखने का कारण क्या था, पंचतंत्र क्यों लिखी गई, किन के लिए लिखी गई और उससे हम लोग भी अपना ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि आपको पंचतंत्र की कहानियाँ सबसे पहले मिल सकें हमारे चैनल के माध्यम से।